This is one-on-one session with the Forum IAS founder and director Ayush Sinha. In this session, students are asked questions to test their preparedness for the personality test. One-on-one sessions are not mock panel sessions. May I come in, sir? Yes. Good morning, sir. Have a seat. Thank you, sir. Ajay, I think we're meeting for the second time. Yes, sir. You are from Uttar Pradesh. Yes, sir. Tell me one method how we can ensure that Uttar Pradesh is able to provide job opportunities to everyone. सर मेरे अनुसार अगर उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ेंगी। ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज में एमएसएमईज होते हैं। आपके हिसाब से कौन से वो सेक्टर्स होने चाहिए? सर मेरे अनुसार उत्तर प्रदेश का लगभग हर जिला अपने आप में एक यूनिकनेस के लिए जाना जाता है, तो उसमें इस प्रकार के एमएसएमई सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आगरा की बात करूँ तो वहाँ पे जो लेदर बेस्ड एमएसएमई है, भदोही में कारपेट बेस्ड एमएसएमईज हैं, फिरोजाबाद में ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज बेस्ड एमएसएमई है, कानपुर में टेक्सटाइल बेस्ड एमएसएमई है। तो जिस क्षेत्र में जो एमएसएमई का एक बड़ा योगदान है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आप एटा से बिलोंग करते हैं? जी सर। एटा के बारे में 5 अच्छी चीज़ें और 5 बुरी चीज़ें बताइए। सर पहले अच्छी चीज़ें तो उसमें पहला सर एटा अपने धार्मिक स्थलों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे कई प्राचीन मंदिर हैं, दरगाह हैं। दूसरा सर एटा महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है और उस तरह से भी ये बहुत प्रसिद्ध नगरों में से एक है। तीसरा सर इसे घुंघरुओं का शहर कहा जाता है। यहाँ पे घुंघरुओं का और ब्रास प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में होता है। चौथा सर एटा अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे वीट, पोटैटो और राइस का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पे होता है। एंड सर पाँचवा एटा में कई टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं जिसके कार्डबस वे अपनी जरदोजी, अपने लहंगे और अपनी जो साड़ीज़ पे जो ब्रोकेड्स होता है उसके लिए जाना जाता है। ये ब्रास आपने बताया, ब्रास का काम होता है, तो ब्रास मेटल है, एलॉय है, एलिमेंट है, क्या है? सर ब्रास एक एलॉय है। एलॉय किस चीज़ से बनता है ये? सर ये कॉपर और जिंक के साथ। 5 नेगेटिव थिंग्स या 5 प्रॉब्लम्स बताइए एटा के बारे में। सर पहला एटा की जो कनेक्टिविटी है वह सही नहीं है। यहाँ से जो मेन सिटीज़ हैं, चाहे आगरा चाहे दिल्ली, सभी के लिए सिर्फ रोडवेज है। एटा में रेलवे का विकास नहीं है, जिसका आड़ बस यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का विकास नहीं हो पाता। दूसरा सर यहाँ पे चाइल्ड लेबर की एक गंभीर समस्या है। बड़े स्तर पे यहाँ पे बच्चे देखे जाते हैं चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है। तीसरा सर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक गंभीर समस्या है। बड़े स्तर पे एटा के यूथ दूसरे शहरों की तरफ पलायन करते हैं। चौथा सर यहाँ पर एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस एक गंभीर समस्या है। बड़ी संख्या में देखा जाता है कि फार्मर्स सुसाइड्स यहाँ पर हो रहे हैं। इसके अलावा सर अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर एक गंभीर समस्या है। रशिया यूक्रेन में युद्ध लगातार चल रहे हैं। अगर यूक्रेन युद्ध जीत जाता है, इस पर विश्व के जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा आपके हिसाब से? सर मेरे अनुसार इसके एक मिक्स्ड इम्पैक्ट्स रहेंगे। पहला जो यूरोपियन जो यूनिटी है और जो वेस्टर्न यूनिटी है, जो दिख रहा था कि पहले कमज़ोर सी नज़र आ रही थी, वह और स्ट्रेंथेंड हो जाएगी। दूसरा सर हो सकता है कि रशिया इसके बाद बहुत वीकेंड स्टेट के रूप में उभरे। तो जो रशिया और चाइना में जो एक एक्सिस विकसित हो रही है उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, जो भारत के हित में नहीं होगा। तीसरा सर हो सकता है कि इससे जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको और बढ़ावा मिले, या फिर जहाँ पर भी अभी बॉर्डर क्राइसिस हो रहे हैं वहाँ पे ऐसे प्रयास किए जाएं और राष्ट्रों द्वारा कि उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने हित में वहाँ पे चीज़ों को लेकर जाएं। इसके अलावा सर भारत के लिए भी ये लॉन्ग टर्म में एक सही नहीं रहेगा कि अगर रशिया है वह एक वीक स्टेट के रूप में उभरे। भारत के हित में है कि रशिया ये युद्ध जीते? सर रशिया युद्ध भले ही ना जीते, लेकिन रशिया एक कमज़ोर स्टेट के रूप में ना उभरे, क्योंकि अगर रशिया कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से जो चीन है उसका जो एक प्रकार से जो एशिया में जो उसकी एक प्रयास है कि हेजेमनी को विकसित किया जाए, उस दिशा में वह सब। बट रशिया के कमज़ोर होने से चीन की इस मानसिकता पर असर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि रशिया 2 यूरेशियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप और एशिया दोनों में है, लेकिन रशिया को
मुख्यतः एक यूरोपियन पावर की तरह देखा जाता है और एक विश्व शक्ति, उसे एशियन पावर की तरह तो नहीं देखा जाता। अगर वो कमजोर पड़ेगा तो चीन की इस मानसिकता पर मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा, क्योंकि रूस और चीन लगभग साथ साथ चलते हैं और चीन और भारत के बीच में जब बात आती है तो रूस ने बहुत हद तक निष्पक्ष स्टैंड ले रखा। सर निश्चित रूप से, लेकिन जैसा कि कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत का जो रिलायंस है खासकर डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का रूस पे बड़े स्तर पे है, और अगर रूस और चीन की पार्टनरशिप में रूस अगर सेकंड पार्टनर के रूप में उभरता है, वह अगर मजबूत नहीं है तो हो सकता है कि अगर चीन और इंडिया के बीच में जो टशल्स हों या किसी प्रकार के इश्यूज क्रिएट हों, तो हो सकता है कि चीन के इन्फ्लुएंस में रशिया भारत को डिफेंस में हेल्प देने से मना कर दे। ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ लव, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ताजमहल इज एक सिंबल है स्लेव लेबर का। आपको क्या लगता है, हमें इसे कैसे देखना चाहिए? सर मेरा ऐसा मानना है इसे मॉन्यूमेंट ऑफ लव के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जो उद्देश्य था शाहजहाँ का इसे बनवाने का वह यही था कि वह अपने जो लव है उसको दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते थे। अगर उनके आखिरी कथन देखे जाएं जो उन्होंने चाहे मुमताज़ से कहे हों या अपने मरने के दौरान कहा हो, उससे ये साफ दिखता है कि यह उनका यही इरादा था कि इसे सिंबल ऑफ लव के रूप में देखा जाए। तो मेरा भी यही मानना है कि इसे सिंबल ऑफ लव के रूप में रखा जाए। कुछ लोगों का कहना है कि भारत में डेमोक्रेसी परसेप्शन कम हो रहा है और एक इंडेक्स में भी आया है कि भारत में लोकतंत्र की कमी हो रही है। आपका क्या मानना है इस पर? सर मेरा यह मानना है कि यह कहना कि भारत में जनतंत्र कमज़ोर हो रहा है यह सही नहीं होगा। जिस प्रकार से लगभग भारत में बड़ी संख्या में लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अभी जिस प्रकार से भारत में रेगुलर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, चाहे वह पंचायत लेवल पर हों चाहे वह स्टेट लेवल पर हों। एंड तीसरा सर देखा जा रहा है कि सिर्फ एक ही पार्टी हर इलेक्शन नहीं जीत रही है, और भी पार्टीज इसमें बड़े स्तर पे जीत रही हैं। इसके अतिरिक्त सर जैसा कि भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे अभी कोई बहुत बड़े रूप से कोई गंभीर आरोप भी नहीं लगे हैं, अभी भी वह उसे एक फ्री और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में देखा जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर यह कहना कि भारत में जनतंत्र कमज़ोर हो रहा है, ये सही नहीं है। बजट अनाउंसमेंट हुआ है और उसमें रिबेट्स को इंक्रीज किया गया है, इससे ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट पर असर पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है इससे जो नुकसान होगा तो इसकी भरपाई कैसे होगी, और आपको लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शंस को नज़र में रखकर किया गया है? सर जो तर्क आ रहे हैं बजट के एनालिसिस में उसके तहत जो मेरा एक खुद का मत बना है, उसके अंतर्गत जिस प्रकार से भारत सरकार ने अपनी जो सब्सिडीज़ को बढ़ाया नहीं है बड़े स्तर पे, जो पॉपुलिस्ट जो स्कीम्स हैं वह बड़े स्तर पे कोई नहीं लेकर आई है, तो यह कहना कि भारत सरकार का या फिर बजट का किसी प्रकार से यह उद्देश्य है कि वह पॉपुलिज्म को बढ़ाए, यह सही नहीं है। दूसरा सर निश्चित रूप से रिवेट्स दिया गया है जिससे भारत सरकार को लगभग 37,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है ₹10 लाख करोड़ का, और ऐसा कहा जाता है कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 2.5 टाइम्स का। तो मेरा मानना है कि इससे सर जिस प्रकार से भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कॉरपोरेट्स बड़े स्तर पे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि टैक्सेशन कॉरपोरेट टैक्स बढ़ेगा, जीएसटी बढ़ेगा, तो वह निश्चित रूप से जो रेवेन्यू लॉस होगा उसे कॉम्पनसेट कर पाएगा। अजय, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो 2017 में किया आईआईटी दिल्ली से, और अभी हम 2022 में बैठे। इतने साल से आप क्या कर रहे थे? सर मुख्य तौर से इनिशियल जो मेरे ईयर्स थे अराउंड 4 ईयर्स, उसमें मेरा मुख्य तौर से जो मेरा ध्यान था वह सिविल सर्विसेज की तरफ ही था, और इसमें मैं काफ़ी सही से मेरा जो प्रोग्रेशन रिपोर्ट है वह भी काफ़ी सही रही है। एंड लेकिन सर पिछले 1 साल से मैं ऐसे कंटेंट डेवलपर के रूप में प्रिपॉन एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। ये प्रिपॉन एजुकेशन किस तरह की कंपनी है? सर यह सिविल सर्विसेज में सिविल सर्विसेज से ही संबंधित एक क्या एजुकेशनल ये एडटेक कंपनी है? सर इसे एडटेक की भूमिका में नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ यह एक छोटे स्तर की, हम इसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भूमिका में रख सकते हैं। एडटेक के सामने मूल क्या समस्याएं हैं? सर कई समस्याएं हैं। पहला तो सर जिस प्रकार की डिस्काउंटिंग्स एडटेक द्वारा दी जाती हैं, कई बार देखा जाता है वो अनएथिकल है। इससे पहले वो डीप डिस्काउंटिंग से क्या फ़र्क पड़ रहा है? डीप डिस्काउंटिंग से अगर लोगों को चीज़ें कम, वो कोर्सेज कम में मिल पा रहे हैं, तो उससे क्या दिक्कत है? उससे तो उनके कॉम्पिटिटर्स को चिंतित होना चाहिए।
सर इसकी एक गंभीर समस्या यह देखने को मिल रही है कि डीप डिस्काउंटिंग की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिल्ड्रंस जिनको सही जानकारी नहीं हुआ इसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाद में वह कोर्स उस क्वालिटी के नहीं होते हैं जिस क्वालिटी की उन्हें उम्मीद होती है, जिससे कि उनका एक रिसोर्स वेस्ट होता है और एक बड़े स्तर पर टाइम वेस्ट होता है। टेक्सटाइल सेक्टर भारत से बहुत हद तक बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों में जा रहा है। कौन कौन से देशों में टेक्सटाइल सेक्टर शिफ्ट हो रहा है? सर इसमें हम बांग्लादेश है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। वियतनाम भी है? हाँ जी सर, वियतनाम। क्या कारण है शिफ्ट होने का? सर इसके कई कारण हैं। पहला तो सर जिस प्रकार से इन सभी देशों को, खासकर वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है, जिस कारण उनके प्रोडक्ट कॉस्ट एफिशिएंट हो पाते हैं, तो वह एक बड़ा कारण है। दूसरा सर, अगर हम जैसे बांग्लादेश या वियतनाम को देखें तो बड़े स्तर में टेक्सटाइल्स इनके 80% एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो इनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वह मुख्य स्तर पे जो पॉलिसीज़, जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ या फिर टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज़ आसानी से इस सेक्टर को दे पाती हैं, जो भारत के संदर्भ में नहीं दिखता है लंबे समय तक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेड इन इंडिया के अप्रोच से क्या हम बहुत इनवर्ड लुकिंग नहीं हो जाएंगे? ये WTO के स्पिरिट के खिलाफ है, क्या ऐसा नहीं है? सर मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने कहा है कि मेक इन इंडिया को एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम के रूप में नहीं देखना चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म प्रोग्राम के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह भारत सरकार का प्रयास है कि कैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। ऐसे स्ट्रेटेजिकल सेक्टर जो भारत को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं, उनको स्ट्रेंथेंड किया जाए। तो मुझे लगता है कि सर यह उसी दिशा में प्रयास है। एंड जिस प्रकार से भारत में हर स्कीम एक सनराइज सेक्टर्स और सनराइज स्कीम की भूमिका में आ रही है, तो इसे एक प्रोटेक्शनिस्ट स्कीम के रूप में नहीं देखना चाहिए। सिविल सर्विसेज सेवा में आपके आने का क्या मोटिवेशन? सर मुख्य तौर से जो इन सर्विसेज का नेचर है, जिस प्रकार की है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स करते हैं जिसमें हम डिसीजंस ले सकते हैं, बड़े स्तर पे गवर्नेंस नेशन और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा सर जिस प्रकार का इसका कैरियर प्रोग्रेशन है, एक स्टेबल कैरियर को बिल्डअप किया जा सकता है, बड़े स्तर में डाइवर्स सेक्टर्स में काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो सर मुख्य तौर से सर इसी ने मुझको प्रभावित किया। आपका इंटरव्यू खत्म हुआ। थैंक यू सर।